आई होप हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऐसा तो कोई सवाल दिख नहीं रहा मेरे को, पेंडिंग क्वेश्चन है ना। एंगल बिटवीन द टू कर्व देखा था, है ना। एंगल बिटवीन द टू कर्व देखा था। एंगल बिटवीन द टू कर्व में हमने कैसे डिफाइन किया था भाई, कि दो कर्व के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया था, कि इट इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, है ना। दो कर्व के बीच का एंगल हमने कैसे डिफाइन किया था, इट वाज द एंगल बिटवीन इट वाज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, इट वाज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, और उसको हमने tan थीटा से लिख दिया था, है ना। उसको हमने क्या लिखा था, tan थीटा से, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो तरह की चीजों के बारे में। एक तो ये वाला नहीं, एक तो हम बात करने वाले थे ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स, है ना। हम लोग बस सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स में एक लाइन लिखिएगा मेरी तरफ से गाइस, एक ऑर्थोगोनल कर्व्स में मेरी तरफ से एक लाइन लिखिएगा। इफ टू कर्व्स if two curves if two curves intersect at 90 degree, if two curves intersect at 90 degree at all their points of intersection, if two curves intersect at 90 degree at all their points of intersection, if two curves intersect at 90 degree at all their points of intersection, then they are called as orthogonal curves. If two curves intersect at 90 degree at all their points of intersection, two curves intersect at 90 degree at all their points of intersection, then it is called as orthogonal curves. Then it is called as orthogonal curves. अच्छा, एक चीज का इसमें ध्यान रखना ऑर्थोगोनल कर्व्स है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से मासूम से होते हैं, आपको पता ही है ना। तो दो कर्व 90 पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, बस इतना सोच के वो ऑर्थोगोनल कह देते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो कर्व एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी कि दो कर्व्स के मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो अगर मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर हर एक इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री है, हर एक इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री है, तो ही उसको ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, तो ही उसको क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल। कोई बोले सर किसी एक पॉइंट में मान लीजिए 90 से कम या ज्यादा है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर 90 से कम या ज्यादा है, तो फिर उसको ऑर्थोगोनल नहीं कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल कब कहेंगे बस बच्चों, जब हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दोनों कर्व के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, 90 डिग्री अगर हर एक पे है, तो वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है, ऑफ कोर्स यही बात होगी। और टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है, तो यानी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, यानी m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए दोस्तों, -1। m1 into m2 कितना होना चाहिए, -1, where m1 and m2 are finite slopes, where m1 and m2 are finite slopes। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग कि दोनों जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर वहां स्लोप फाइनाइट है, तो कंडीशन आपको पता है, m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है क्या बच्चों बात। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर ऑर्थोगोनल।
है ना। मैसेज कर दीजिए बेटा 9950439778 पे, है ना, वहीं पे बात हो पाएगी। क्लास के बाद बात करेंगे फिर। कुछ भी नहीं आता हो, ये तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही हो गया। मतलब अगर कुछ भी नहीं आता तो पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार। बच्चों एक एक करके काम करते हैं ना। पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2a, है ना, ये है। अब अगर आपको समझदारी होगी तो आप समझ गए होंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत 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 मुश्किल है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ y रख भी दीजिएगा ना, वाई स्क्वायर, तो एक एक्सपोनेंशियल साइड आएगा, एक 4x आएगा, तो यहां से कोई भी x की वैल्यू, हाँ ऑफ कोर्स प्रशांत, फिर तो ट्राई करते रहना चाहिए ना, फिर तो ट्राई करते रहना चाहिए। तो ले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और y इक्वल टू क्या है आपका e की पावर माइनस ऑफ x अपॉन 2a, है ना। दो कर्व हमारे को दिया हुआ है और इसमें बतलाना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना यहाँ मुश्किल है, लेकिन ये पता है कि कहीं ना कहीं कर्व इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाकर, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और मान लो तुमने a पॉजिटिव ले रखा है, वैसे नेगेटिव भी ले लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो अगर a पॉजिटिव ले रखा है तो ऐसा ग्राफ आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, है ना। और अगर a पॉजिटिव है तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2a का भी ऐसा आएगा। मतलब इंटरसेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, इंटरसेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब आप यहाँ वाई स्क्वायर रखिएगा ना, तो एक तरफ e की पावर में आएगा और दूसरी तरफ 4x आएगा और हिट एंड ट्रायल शायद बैठेगा नहीं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो है। हमें फिर एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे पिछली क्लास में मैं बतला रहा था ना, कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 कॉमा y1, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 कॉमा y1। आप आराम से देख लो, है ना। तो ये x1 y1 दोनों ही कर्व पे लाई करेगा, x1 y1 दोनों ही कर्व पे लाई करेगा। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो जाएगी और हमारे पास एक इक्वेशन ये भी हो जाएगी, क्योंकि x1 y1 दोनों ही कर्व पे लाई कर रहा है ना। अब मुझे m1 m2 निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं m1 निकालता हूं। m1 क्या होगा, dy बाई dx, है ना, एट x1 y1। तो भाई जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx मुझे लग रहा है 2a अपॉन y1। ये पहले का आया है, ये पहले का आया है 2a अपॉन y1, ये पहले वाले का आया है ना। दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का, है ना, इसका देखिए, इसका dy बाई dx लिखिएगा m2, है ना। तो dy बाई dx निकालिए एट x1 कॉमा y1 ही निकालिएगा, है ना। तो देखो इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो e की पावर माइनस एक्स बाई 2 है। हाँ। साथ में एक और चीज आएगी, चेन रूल। तो माइनस एक्स अपॉन 2a का चेन रूल से कितना आ जाएगा, -1/2a। क्या बोलते हो, -1/2a। और निकालना फिर से x1 y1 है, तो यहां पे x1 लगा दो, यहां पे x1 लिख दिया। क्यों यहां पे x1 कर दिया सर, क्योंकि x1 y1 पे निकालना है। अच्छा देखना यहां पे e की पावर माइनस x1/2a इज y1, e की पावर माइनस x1/2a इज y1। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं y1, इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, y1 अपॉन 2a विथ अ माइनस साइन। अगर मैं चेक करूं m1 इंटू m2 क्या आया, तो m1 इंटू m2 एक का तो आया भाई 2a अपॉन y1 और दूसरे का आया माइनस y1 अपॉन 2a, जो कि मुझे लग रहा है -1। यानी कि इस x1 y1 इंटरसेक्शन पे ऑफ कोर्स दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो a मस्ट बी अ आंसर, सो a मस्ट बी अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। b को चेक करना पड़ेगा। b भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल नहीं रहा है। तो इसलिए मैं x1 y1 को बोले सर निकाल लेते हैं, y को रख देंगे a स्क्वायर बाई एक्स, बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बन जाएगा, है ना। उससे बेटर है कि हम x1 y1 मान ही ले, है ना। तो अब मैं m1 निकालता हूं, है ना, पहले वाले का डेरिवेटिव xy इक्वल टू a स्क्वायर का। xy इक्वल टू a स्क्वायर का क्या है बच्चों, देखना ध्यान से आप, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0।
और x1 y1 इंटरसेक्शन माना है तो dy by dx कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ y1 by x1। ये सुनो, दूसरे वाले का दिखेगा, ये m1 हो गया, दूसरे वाले का दिखेगा तो ले कि इसका आएगा 2x माइनस 2y dy by dx इक्वल टू 0। इसका तो डायरेक्टली दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर x1 y1 माना है तो इसका dy by dx जो है दैट इज x1 by y1 है ना, ये m2 है। तो आप देख सकते हो खुद से m1 m2 -1 हो गया, यानी कि हम लोग बोले यस ये भी जहां भी इंटरसेक्ट करेगा एट ऑल x1 y1 है ना, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो लिया नहीं है ना, तो हर एक पॉइंट पे नहीं, हमने x1 y1 कोई तो पर्टिकुलर पॉइंट लिया नहीं है, ये तो हर एक पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। सी तो दिख ही रहा है 90 डिग्री, क्यों सर सी 90 डिग्री क्यों दिख रहा है? वैसे मैं dy by dx से भी चेक कर सकता हूं है ना, तो सी 90 डिग्री तो बहुत कॉमन सेंस से दिख रहा है कि एक है ऐसा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक है आपका ऐसा। और दूसरी जो लाइन है आप खुद सोच के बताओ, आप खुद सोच के बताओ, ये जो दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और दूसरा दूसरा आप देखो y इक्वल टू एक्स एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बेटा ये तो आपको बताया गया ना कि कभी भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी तो उसको ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। क्यों 90 डिग्री पे काटता है? कैसे सर? देखो भाई, अगर ये भी नहीं चमक रहा है तो अभी देखिए, हल जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे टेंजेंट लो, तो सर्कल का टेंजेंट ऐसा आएगा, सर्कल का टेंजेंट ऐसा आएगा। कोई पूछे सर इस लाइन का टेंजेंट उस पॉइंट पे इंटरसेक्शन पे, तो भाई इस लाइन का टेंजेंट तो ये लाइन खुद ही होगा ना, इस लाइन का टेंजेंट तो ये खुद ही होगा। सोचो आप, इस लाइन का टेंजेंट अगर ये खुद ही होगा तो इसके बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री, यानी कि ये भी ऑर्थोगोनल है। तो ए बी और सी तो पक्का ऑर्थोगोनल हो गया। डी की बात कर लेते हैं। डी बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। देख लेना, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो है ना, मैं ट्राई करूंगा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो दो इस तरह के कर्व बन सकते हैं। जैसे एक अगर ऐसा है तो एक ऐसा है, तो बच्चों इसका एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो बच्चों इसका एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब दोनों जगह पे 90 होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट पे तो 90 है, अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पे 90 है क्योंकि यहां पे इसका टेंजेंट इस वाले कर्व का ऐसा आएगा और इस वाले कर्व का टेंजेंट ऐसा आएगा। यहाँ m1 m2 -1 नहीं होगा क्योंकि स्लोप्स फाइनाइट नहीं है, जैसे इसका स्लोप इनफाइनाइट है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ कंडीशन कि ये वाला तभी रहेगा -1 जब स्लोप्स कैसी हो, फाइनाइट। जैसे इस केस में आप देख सकते हो एक का स्लोप इनफाइनाइट है तो -1 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो है ना, तो एक का अगर इंफिनिटी है दूसरे का 0 है तो ऑफकोर्स 90 डिग्री पे आ जाएगा है ना। तो यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन क्या यहाँ भी 90 डिग्री है? ये चेक करना पड़ेगा भाई, ये चेक करना पड़ेगा। वैसे तो देख के लग नहीं रहा है बट ठीक है मान लेते हैं। x1 y1 इंटरसेक्शन मान लिया, तो जैसे इंटरसेक्शन मानेंगे ये आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार x1 y1 मानना ही पड़ता है, बहुत बार आप पॉइंट निकल भी जाता है ना, ए बी जैसे पता हो, मान लो ए की कुछ वैल्यू 1 हो बी की वैल्यू 1 हो, तो यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट अभी नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं, खैर अभी भी निकाल सकता हूं, वैसे तो अभी भी निकाल सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग बोले पहले वाले का dy by dx निकालते हैं, अभी निकाला थोड़ी देर पहले ना, पहले वाले का dy by dx आया था 2a upon y1, और दूसरे वाले का dy by dx निकाल लीजिए है? तो मुझे लग रहा है कि x1 upon 2b, और ये m2 हो गया, ये m1 हो गया, तो m1 m2 क्या हो गया भाई, चेक करो, 2a अपॉन y1 इंटू x1 बाई 2b, हाँ है ना, देखो तो 2 कट गया, यानी a बाई बी इंटू x1 बाई y1। चलो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, यहां से इसको डिवाइड करो तो y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी इंटू x1 बाई y1। आप देखो, खुद ही देखो, तो a बाई बी क्या है, y1 क्यूब अपॉन x1 क्यूब है ना, तो a बाई बी उठा के यहां रख दे रहे हैं, तो a बाई बी अगर यहां रखते हैं ना, y1 क्यूब अपॉन x1 क्यूब, साफ साफ दिख रहा है कि -1 तो कतई भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। कटकटा के मुझे लग रहा है y1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर, तो दिस कैन नेवर बी -1 है ना, तो इसलिए इस पॉइंट पे तो 90 नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पे 90 नहीं है
तो इसको ऑर्थोगोनल नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बतलाया कि जितने भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे हर एक पे 90 डिग्री होगा तो ही ऑर्थोगोनल कहलाएगा। यानी ये जो डी ऑप्शन है दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल। क्या क्लियर है सबको मेरी बात? सो करेक्ट आंसर इज ए बी सी। सी वाला बहुत इजी है, आप dy बाई डी निकाल के भी अपना खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी अगर कॉमन सेंस भी अगर आप में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक ऐसा सर्कल बनेगा, y इक्वल टू ए एक्स एक लाइन है ओरिजिन के थ्रू, और ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप देखिएगा एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, क्योंकि वैसे ही हम लोग कर्व को डिफाइन करते हैं दो कर्व के बीच का एंगल। तो लाइन के ऊपर का टेंजेंट ये लाइन खुद है, और सर्कल के ऊपर की टेंजेंट ये खुद है, ये वाली लाइन इधर वाली। तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री आपको बचपन से बताया गया है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बचपन की कुछ किताबें पलटिए। ठीक है, रेडियस और ना टेंजेंट के बीच का 90 अगर नहीं पता यार तो कैसे बताऊं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज if theta is the angle between y equal to x square and 6y equal to 7 minus x cube at a comma a, then find थीटा। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। तो ए कॉमा के ए पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो ए निकालना पड़ेगा ना, ए कॉमा ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो ए निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हो? रखना पड़ेगा ना। तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ए की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 1। मतलब ये कहना चाह रहा है ए कॉमा ए मतलब 0,0 या 1,1। तो बेटा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों पे होगा, है ना। 0,0 तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं लग रहा है, क्योंकि 0,0 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा। अब देखो 0 इक्वल टू 7 आएगा, है ना। तो 1,1 कर रहा है क्या? यस, ये 6 7 माइनस 1 6, यानी कि 1,1 पे आपको निकालना है एंगल, है ना। तो हम dy बाई dx निकालेंगे। तो पहले कर्व के लिए बात करते हैं m1। तो dy बाई dx निकालिएगा तो कितना आएगा? 2x। तो अगर कोई पूछे 1,1 पे कितना आएगा सर, 1,1 पे कितना आएगा सर, तो मुझे लग रहा है 1,1 पे आपको साफ दिख रहा है 2, दिस इज m1, दिस इज m1, है ना। इस तरीके से इसका निकालो dy बाई dx। तो dy बाई dx 6 टाइम्स इक्वल टू 7 का 0 माइनस 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इसका भी 1,1 पे ही निकलना है बॉस। तो मुझे लग रहा है माइनस हाफ, तो ये m2 है। तो m1 m2 माइनस 1 हो गया। तो यानी कि हम लोग बोले कि यस योर आंसर इज राइट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। यस, a is 1। गुड। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x, है ना। करो बच्चों, सिंपल है यार, ये भी सिंपल है ना। देखो अब इसमें क्या है ना, अब इसमें क्या है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है ना। इसमें क्या है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। अब बोलोगे सर कैसे निकल सकता है, तो उसको उठा के रखो ना इसमें। तो 2 इंटू 32x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक तो बच्चों x इक्वल टू 0 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब x की वैल्यू 8 और -8। अच्छा अब एक चीज सुनना, जब x 0 है,
जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखना x 0 पे y इधर भी 0 हो रहा है, x 0 पे y इधर भी 0 हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x 0 y 0, ये पॉइंट एक तो आ गया, यहां पे एक जगह निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। दूसरा हमें क्या देखना पड़ेगा, दूसरा हमें देखना पड़ेगा x इक्वल टू 8 जब रखोगे, x इक्वल टू 8 रखोगे तो 2y स्क्वायर, या इसमें रख लो ना, इसमें ज्यादा जल्दी दिख जाएगा, y ओप्स, है ना। हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 8। तो मुझे लग रहा है कि y की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या बोलते हो आप, 8 चौक 16, y की दो वैल्यूज आ रही हैं। ये कब निकाला हमने, x इक्वल टू 8 पे, यानी एक पॉइंट आया आपका 8,16, नहीं समझ में आया तो बताना, है ना, और एक आया 8,-16। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, नहीं तो हमने एक तो पॉइंट निकाला 0 0 0 0, x इक्वल टू 0 आया था तो 0 रख दिया, दोनों ही कर्व में y 0 आ रहा था, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। कोई बोले x इक्वल टू 8 रखा सर, तो 8 रखा तो 32 गुने 8, ठीक लग रहा है मेरे को, y इक्वल टू +-16, क्या दोनों ही कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आंसर इज लग तो रहा है ना, लग तो रहा है, ठीक है। -8 का क्या हुआ, -8 रखने पे y इमेजिनरी आ रहा है, कैसे सर, -8 यहाँ रखिए, ये आ जाएगा -190 या जो भी यार, -256 आ जाएगा ना, -256 मतलब y स्क्वायर नेगेटिव, मतलब y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, मतलब इन तीनों पॉइंट्स की बात होगी। चलो पहले वाले कर्व का dy बाई dx निकालते हैं, इसका 2y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब का dy बाई dx निकालते हैं, तो 4y dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या आ रहा है भाई, है ना, 3x स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है। दूसरे वाले का निकालो, 2y dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू 32, यानी dy बाई dx कितना है यहाँ, 16 बाई y, ये दोनों चीजें आ रही है गाइस। अब 0,0 पे तो थोड़ी दिक्कत लग रही है, 0,0 पे तो थोड़ी दिक्कत लग रही है, इस फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा, सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं ना आराम से सुनोगे तभी समझ में आएगा, और थोड़ा दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। 0,0 पे तो यहां से तो नहीं निकल रहा है ना, लेकिन इस कर्व को देखो, ये वैसा ही वाला कर्व है क्या कि जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसमें क्या बतलाया था मैंने कि लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर दो, लोएस्ट डिग्री टर्म, तो इस कर्व का लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब वाई 0, मतलब एक टेंजेंट तो आपका आ गया y इक्वल टू 0, इसका टेंजेंट आ गया 0 0 पे, 0 0 पे टेंजेंट निकालने के लिए आपको एक तरीका सिखाया गया था कि अगर कर्व ओरिजिन से पास करता है तो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर सकते हैं आप 0 से टू फाइंड द टेंजेंट, तो यानी इस कर्व का टेंजेंट आएगा y इक्वल टू 0 एट 0 0 0 0 पे इसका टेंजेंट, तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म ये x है ना, 1 डिग्री वाला, ये तो 2 डिग्री है, तो यानी इसका आएगा x इक्वल टू 0, यानी गाइस बहुत क्लियर है कि अगर x 0 y 0 आ रहा है, यानी 0 0 पे तो इसका एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं निकाला है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं निकाला है 90 डिग्री वाला, है ना। दूसरा देखिए 8,16 और 8,-16 वाला, ये तो यहां से निकल जाएगा, है ना, तो dy बाई dx एट 8,16 आ जाओ, तो 3 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 आ रहा है, और इसका dy बाई dx निकालो एट 8,16 एंड दिस इज 16 बाई y, 16 बाई y मतलब मुझे लग रहा है कि 16 बाई 16 दैट इज गोइंग टू बी 1, है ना, 16 बाई 16 दैट इज गोइंग टू बी 1, यानी इसका जब आप tan थीटा निकालिएगा तो m1 माइनस m2 दैट इज 2 और अपॉन 1 प्लस 3 4, यानी कि आपका यहां वाला सही है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, तो यानी यहां पे तो पाई बाई 2 आ गया और इन दोनों पॉइंट्स पे tan इनवर्स हाफ आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे अगर आप ऊपर वाले में देखिएगा ना, इस वाले में ऊपर तो 8 स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा -16, है ना, -16, तो ये वाला -3 हो जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा ना, इस वाले केस में m1 जो होगा -3 और m2 भी क्या होगा, -1,
है ना। तो आई होप अगर आपने मुझे पूरी तरह फॉलो किया है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी आपने बीच में इधर उधर किया होगा तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार फिर से वर्किंग इसका डिस्कस कर देता हूं मैं। दो कर्व्स थे, इसके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। फिर सबसे पहले मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो कुछ बच्चों ने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए, है ना। तो हमने बोला कि भाई हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, ये तीन है। अब कैसे निकाला, कौन सा सॉल्व किया, ये अब आप बैठ कर सॉल्व कीजिए, बाकी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब 0 0 पे हमने स्लोप निकाल के देखा, यहां से तो डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मुझे कर्व पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कर्व पे सोचा ना, मुझे वो वाला ट्रिक दिखा कि 0 0 से पास कर रहा है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दिया, वहां से y0 यहाँ पे, इससे x0, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 0 0 पे 90 डिग्री। दूसरा तरीके से जब इनका इनका स्लोप निकाला dy by dx से, तो एक बार 3 1 आया, एक बार -3 -1 आया, और दोनों केस में tan इनवर्स हाफ ही आएगा। यानी कि इस पे पाई बाई 2 बनेगा एंगल, और इन दोनों पे tan इनवर्स हाफ। एक्यूट एंगल की बात करें, कोई बोले ऑब्ट्यूज तो पाई से घटा के लिख लीजिए। Find the condition for which two curves a1 x square plus b1 y square equal to 1 and a2 x square plus b2 y square equal to 1 intersect orthogonally. ट्राई करो, अच्छा सवाल है, और इसके रिजल्ट को याद भी रखना है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है इस तरह के रिजल्ट्स का। तो इस तरह के रिजल्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा आपके आने वाले सवालों में, है ना। तो इसको याद भी रखना है। पहले तो हमें कंडीशन बतला ली है जिसके लिए ये दोनों कर्व्स क्या करें, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें। कम ऑन गाइस, ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को ही इस तरह की चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरे ख्याल से बेसिक डायमेंशन ही क्लियर नहीं है ना। जब आप कंडीशंस की जब भी आप बात करते हैं ना बेटा, एक्स वाई नहीं आ सकता है। अगर आप इतनी छोटी सी चीज को नहीं समझते हो तो फिर कैसे बताऊं और क्या बताऊं आपको, है ना। तो हम लोग बोले कि अगर आप कंडीशन की बात कर रहे हो, दो कर्व दिया हुआ है और उसके ऑर्थोगोनलिटी का, तो तुम एक्स वाई में अगर कंडीशन लिख रहे हो तो सब कुछ तो तुम्हारे एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशन एक्स और वाई कंटेन नहीं कर सकता है। सिर्फ दो बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब वैसे तो उनका सही ही है ना, हार्दिक और क्या शुभम, जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मतलब डायमेंशनली भी सही है और वैसे भी सही है ना, लेकिन बाकियों का तो खैर डायमेंशनली रॉन्ग है। डायमेंशनली रॉन्ग है ना, एक्स और वाई अगर आ रहा है आपके आंसर में तो दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, है ना। सोचिएगा कभी टाइम निकाल के। तो हम लोग लेके ऑर्थोगोनली काटना है, तो मान लिया कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं निकलेगा भैया, है ना। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 y1 है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1 y1। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है, तो x1 y1 दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन तो होगी आराम से, और एक हो जाएगा आपका a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया तो बताओ। एक इक्वेशन हो जाएगी a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन हो जाएगी a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों ही कर्व पे लाई करेगा। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालो x1 y1 पे। तो a1 इंटू 2x प्लस b1 इंटू 2y इंटू dy by dx, एंड दैट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0। तो dy by dx कितना है दोस्त, तो dy by dx आया माइनस a1 x1 अपॉन b1 y1। आप सभी बच्चे बड़े समझदार हैं, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें a1 b1 है तो इसमें a2 b2 है, बस इतना ही फर्क है। यानी कि दूसरे वाले कर्व का dy by dx ये m1 हो गया, यानी दूसरे वाले कर्व का dy by dx इज माइनस a2 x1 अपॉन b2 y1, क्योंकि निकालना तो x1 y1 पे ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे x1 y1 ही आएगा, तो ये m1 m2 है। अब बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, तो इनका प्रोडक्ट -1। तो जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे दोस्त, तो a1 a2 x1 स्क्वायर और b1 b2 y1 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको आंसर बोल रहे हैं, अरे कैसे बोल सकते हो यार, पागल हो गया, ये कैसे आंसर होगा यार। x1 y1 में अगर है
तो ये कंडीशन थोड़ी हो सकता है भाई, इसको तो हटाना पड़ेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए थी। हमने कॉमन रूट कंडीशन निकाला क्वाड्रेटिक में, कभी आपने देखा कि कंडीशन में मैंने x का इस्तेमाल किया हो? तो ये चीजें तो समझने वाली है ना। अगर यही चीज समझने में फेल हो रहे हैं, चलो कंडीशन नहीं निकला वो एक अलग बात है, बट ये चीज समझने में फेल नहीं कर सकते आप कि भाई आपको x1 y1 हटाना पड़ेगा, है ना। आप इस चीज को समझिए कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं तो। अच्छा, अब x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैसे हटेगा? तो भाई ये दो इक्वेशन है, यही मदद करेंगे। दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओगे तो यहां से आ जाएगा a1 माइनस a2 इंटू x1 स्क्वायर, है ना। देख लो एक बार, और इधर घटाओगे तो b1 माइनस b2 इंटू y1 स्क्वायर। आप चेक करो, और 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब यहां से देखना कितना आएगा, इसको उधर ले जाओ, है ना। तो a1 माइनस a2 इंटू x1 स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b1 माइनस b2 इंटू y1 स्क्वायर। चेक कर लो आप, यानी यहां से x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर क्या आया, यहां से x1 स्क्वायर अपॉन y1 आया, स्क्वायर आया माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2, ऐसा आएगा। इसको उठा के यहां रखो, तब कंडीशन बनेगा। तो जब इसको उठा के यहां रखोगे तो यानी यहां बनेगा a1 a2 अपॉन b1 b2, है ना। और x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इज नेगेटिव ऑफ, यहां लिख लो ऐसे, b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 एंड दैट इज -1। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा यार, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। a1 माइनस a2 को उधर ले जाओ, और b1 b2 को इधर ले आओ, है ना। तो a1 माइनस a2 अपॉन कितना हो जाएगा, a1 a2। अब इसको अलग अलग करके सोचो, है ना, अब अलग अलग करके सोचो तो कितना आएगा भाई, 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 इक्वल टू 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1। मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन को निकाल दिया है आपके लिए, है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस तरह के फॉर्मेट में याद करना थोड़ा आसान है ना। दिस इज द कंडीशन। इसको थोड़ा सा मैं घेर देता हूं, घेराघारी से बच्चों को रहता है दिमाग में कि याद करना है। देख लो, ये कंडीशन आएगी फाइनली 1 बाई a1 माइनस a2 या 1 बाई a2 माइनस a1 इक्वल टू 1 बाई b2 माइनस b1। तो मैं आई होप करता हूं कि इस तरह की गलती आप आगे नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपने गड़बड़ करी है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फाइंड द एंगल, अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, है ना, और इसको सही करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स y square equal to x and x cube plus y cube equal to 3xy at a point other than origin। Come on guys, at a point other than origin, है ना। ठीक ठीक सवाल है ना, करिएगा इसको सही सही, हो जाए तो बताइएगा। देख लो बच्चों, आ गया हो तो बताइएगा, है ना। हम्म हम्म। ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात, मजा आ गया। बिल्कुल सही सही कैलकुलेट किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया।
ठीक है। सबसे पहले इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा बॉस। सबसे पहले इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर रख दो ना यहाँ पे। तो ये इक्वेशन में अगर मैं एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर रखूंगा तो ये बनेगा वाई की पावर 6 प्लस वाई क्यूब, और 3x की जगह वाई स्क्वायर इंटू वाई, इसको इधर लो। तो y की पावर 6 और प्लस वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब, मतलब माइनस 2y क्यूब इज 0। तो y क्यूब यहां से मुझे लग रहा है एक तो 0 आ रहा है और एक y क्यूब 2 आ रहा है। तो मतलब y एक तो 0 आएगा बच्चों, और एक y की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/3। कोई पूछे इस y के कोरस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, तो आप देख लो ना, y को 0 रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, y को 0 रखो, तो y को 0 अगर इस इक्वेशन में रखते हो आप, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये है, बट यहां नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ये मना कर रहा है एट अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन बोल रहा है। तो अगर अदर देन ओरिजिन बोल रहा है मतलब 0 0 पे तो अपन नहीं निकालने वाले हैं। बात समझ में आ रही मेरी? अब दूसरी चीज है कि y इक्वल टू 2 की पावर 1/3 रखोगे ना, तो x आएगा आपका 2 की पावर 2/3। तो एक पॉइंट ये है, यहां निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल नहीं निकालना है, हमें अदर देन ओरिजिन वाला निकालना है, मतलब ये पॉइंट है। तो dy बाई डी एक्स निकालो फिर। तो dy बाई डी एक्स जब निकालोगे ना, तो इसका देखना पहले तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है भाई? 1 अपॉन 2y, y मतलब 1 की 2 की पावर 1/3, मतलब ये आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 1 अपॉन 2 की पावर 4/3, मतलब 16 का क्यूब रूट है शायद। 16 का क्यूब रूट आ रहा है dy बाई डी एक्स, है ना, इसका एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? इसका निकालिए। इसका तो मुझे लगता है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव से निकाल लेंगे। तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव ऑफ कितना आ रहा है देखना, विथ रेस्पेक्ट टू x ऊपर आता है तो 3x स्क्वायर माइनस 3y, और विथ रेस्पेक्ट टू y नीचे लिखोगे तो 3y स्क्वायर। ये शायद मुझे लग रहा है मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूं, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन में। अब यहां पे देखो एक बड़ी शानदार सी चीज हो रही है, यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब आप y रखिएगा ना तो y स्क्वायर इक्वल टू x तो होगा ही। ये देखो ना, y स्क्वायर इक्वल टू x तो होगा ही। तो जब y स्क्वायर इक्वल टू x होगा तो ये 0 जा रहा है, ऊपर नॉन जीरो है, मतलब ये स्लोप जो है ये आपका इंफिनिटी जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, है ना, tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्या था? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा एक चीज सुनना बच्चों, कि एक स्लोप इंफिनिटी जा रहा है, दूसरा स्लोप फाइनाइट है ना। एक स्लोप इंफिनिटी जा रहा है और दूसरा स्लोप क्या है? फाइनाइट है। तो देखना, इस समय एक को इंफिनिटी भेज देता हूं, m2 को इंफिनिटी भेज दिया मान लीजिए। तो बच्चों अगर m2 को इंफिनिटी भेज रहे हो तो आप एक काम करो ना, m2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा बनेगा 1 बाई m2 प्लस 1 बन जाएगा। सोचो, ये समझ में ये क्या हुआ? ये सोचो एक बार, क्या किया मैंने? एक स्लोप इंफिनिटी है, दूसरा स्लोप फाइनाइट है ना। एक स्लोप इंफिनिटी है, दूसरा स्लोप फाइनाइट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, m2 इंफिनिटी है मान लो, तो m2 से डिवाइड कर दिया, तो m1 अपॉन m2 माइनस 1, और यहां से m2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा। अब सोचो, एक स्लोप फाइनाइट है तो m1 फाइनाइट है मान लो, तो ये वाली चीज कहां चली गई? ये वाली चीज चली जाएगी 0, और ये वाली चीज कहां चली गई? ये वाली चीज भी चली गई 0, यानी ये कितना आ रहा है? 1 बाई m1 का मॉड, ये आएगा। तो एक स्लोप यहां इंफिनिटी है, दूसरा स्लोप फाइनाइट है, तो मुझे पता है m1 है, ये है m1, और अगर m1 ये है तो हमारा आंसर है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ m1, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई m1 करोगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 अपॉन 16 की पावर 1/3, मतलब 16 की पावर 1/3, यानी थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 16 की पावर 1/3। तो कुछ बच्चों ने कॉट इनवर्स में आंसर दिया है, तो उनका गलत आंसर नहीं है, उनका भी आंसर सही है, क्योंकि जब उसको tan इनवर्स में लिखोगे तो बन जाएगा ना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए फटाफट से, नहीं आई समझ में तो बता दीजिए, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए फटाक से। चलिए, तो मेरे ख्याल से किसी का वेट नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
है ना, इफ द कर्व्स x square upon a plus y square upon 4 equal to 1 and y cube equal to 16x intersect at right angles, find a, intersect at right angles, find a, है ना। अच्छा सवाल है, करिए फटाफट से, मतलब इजी है, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं है, बनना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये। यस गाइस, राइट। ओके, तो हम लोग यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये आएगा 2x अपॉन a और प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि मुझे लग रहा है कि जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ा गया, 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 4 भी आएगा ये। ठीक है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी 2 2 गया है ना, तो y बाई 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, यस और नो। यानी dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स मुझे लग रहा है कि माइनस 4x अपॉन ए बाई, चेक कर, है ना। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से कुछ नहीं निकाल पाएंगे, तो हम x1 y1 मान ले। तो x1 y1 मान लिया सब। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव है ना, y क्यूब इक्वल टू 16x का डेरिवेटिव, तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16, यानी कि dy बाई डी एक्स यहां से क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 16 अपॉन 3 y1 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर। और ये है x1 और ये है y1, है ना। क्यों भाई, x1 y1 पे इंटरसेक्शन निकला है, तो अब इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल खुद ही बोल रहा है, मैंने थोड़ी बोला इसको, तो हम लोग अगर ये ऑर्थोगोनल खुद ही बोल रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी -1, तो ये कट गया। और ये मुझे लग रहा है कि 64 अपॉन 3a इंटू x1 अपॉन y1 क्यूब, अच्छा सर, इक्वल टू 1। तो बच्चों x1 y1 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो y1 क्यूब इक्वल टू 16x1। यानी मुझे लग रहा है कि x1 अपॉन y1 क्यूब, मुझे जो समझ में आ रहा है, दिस इज 1/16, 1/16, इसको उठा के यहां रखो, तो 64/3a इंटू 1/16 इक्वल टू 1। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर कि a इज गोइंग टू बी 4/3, a इज गोइंग टू बी 4/3। क्लियर है क्या सबको, a इज 4/3, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ y इक्वल टू e की पावर x एंड y इक्वल टू kx स्क्वायर, है ना, touches each other then find k। touches each other then find the value of k, है ना। बताओ भाई। गुड, हाँ, इसमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ना, कब टच करता है दो कर्व जो है वो कब टच करता है, पहले ये समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर दो कर्व कब टच करता है पहले बात करते हैं, तो पहले तो यही हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअली। जैसे मान लो कि दो कर्व्स हैं, है ना, दो कर्व हैं। कोई बोलता है कि यार सर दो कर्व टच कर रहे हैं, दो कर्व टच कर रहे हैं, मान लो इस तरीके से, और ये पॉइंट है x1 y1, तो दो कर्व टच करेंगे तो कुछ ऐसा ही बन रहा होगा ग्राफ, नहीं।
हालांकि कि दो कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ग्राफ ऐसा ही कुछ बन रहा होगा जिस भी पॉइंट पे टच कर रहा हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन बोले कि जब भी टच करेगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए तो ये टच तो कर रहे हैं, बट ये इंटरसेक्ट भी तो कर रहा है ना। टचिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। कोई बोले टच कर रहा है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी होती है कि टच करने का मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अबे जब भी दो कर्व में कॉमन पॉइंट होगा तो इंटरसेक्ट तो कर ही गया। तो टच करना इज ऑल्सो इंटरसेक्शन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। समझना बात को, है ना। ऐसा नहीं दिक्कत है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बेशक से इंटरसेक्ट कर रहा है ना। बट ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसको हम टच भी कहते हैं ना। तो अब देखना यहाँ पे, यानी कि एक चीज तो हो गई, यहाँ पे तो एक चीज हो गई कि x1 पे जो ये वैल्यू देगा ना f, और जो g वैल्यू देगा, वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है, अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट x1 y1, तो दोनों को x नहीं, सोचो ना आप कि ये दोनों x1 y1 पे टच कर रहे हैं, तो x1 इसमें रखोगे तो जो y की हाइट आएगी वो y1 आएगी। जब x1 इसमें रखोगे तो जो y की हाइट आएगी तो उसकी भी तो y1 ही आएगी। तो यानी कि fx1 इक्वल टू gx1 होगा, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे टेंजेंट जो है ना दोनों का सेम ही टाइप का होगा। तो यानी मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं ना कि दोनों ही कर्व का स्लोप सेम होगा इस पॉइंट पे, यानी fx1 gx1 के बराबर तो होगा ही, f डैश x1 भी g डैश x1 के बराबर होगा। यानी आपको यहां से कंडीशन समझ में आया क्या कि दो कर्व कब टच करेगा बच्चों? दो कर्व जब टच करेगा जब fx1 इक्वल टू gx1 हो जाए या फिर fx इक्वल टू gx हो जाए, यूं बोल लो। एंड f डैश x इक्वल टू g डैश x, x1 की जगह आप x भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। x1 की जगह कोई बोले सर मैं z यूज कर लूं, z भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, है ना। तो लेकिन दोनों f और g की हाइट सेम होनी चाहिए और दोनों के डैश की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही सीन है, वही सीन है कि दो कर्व है, एक है fx, है ना, एक है fx और एक है gx। बोल रहा है दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, fx इक्वल टू gx। पहली चीज क्या होनी चाहिए, fx इक्वल टू gx, मतलब e की पावर x इक्वल टू kx स्क्वायर होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो बोले दूसरी कंडीशन सर, दूसरी कंडीशन की दोनों का डैश सेम होना चाहिए। दोनों का डैश सेम मतलब e की पावर x इक्वल टू k, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इसी से क्या आएगा, इसी से क्या आएगा। तो मैं क्या कहता हूं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इधर की साइड 1 हो गया, इधर k कट जाएगा, है ना, x स्क्वायर अपॉन 2x आएगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों x की वैल्यू तो 2 आ रही है, यानी कि जहां पे ये एक दूसरे को टच कर रहा है ना वो पॉइंट है x इक्वल टू 2, जहां भी टच कर रहा है। अब x इक्वल टू 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख दिया, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, e स्क्वायर बाई 4। यानी कि जब टच करेगा तो k की वैल्यू मस्ट बी e स्क्वायर बाई 4। चेक कर लो आप लोग। ठीक है, लिख लिया हो तो एक सवाल और लिखेंगे हम लोग, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में है ये, एक नहीं दो सवाल है ना। एक तो है इफ y इक्वल टू 1 प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यू एंड y इक्वल टू 4 रूट एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यू एंड y इक्वल टू 4 रूट एक्स have only one point in common, then find a। तो आपको a की वैल्यू बतलानी है, एक तो ये सवाल है ना। दूसरा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखिएगा ना, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स।
फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, है ना। बताइए बच्चों, होमवर्क में कुछ सवाल थे मेरे ख्याल से, है ना। कौन सी एक्सरसाइज थी, मुझे लग रहा है एमओडी की एक्सरसाइज थी। ओके, एक्सरसाइज 4 में था ना कुछ, तो भी एक्सरसाइज 3 में भी था। चलो भाई, एक्सरसाइज 3 में 1 to 5 हो गया था। 6 के आगे पूछना हो किसी को डाउट तो पूछेंगे। 6 to 19, एक्सरसाइज 4 6 to 19। किसी को भी डाउट पूछना हो एक्सरसाइज 4 6 to 19 तो थोड़ा फटाफट कर लें, है ना, और नहीं है तो वो भी बतलाएं जल्दी से। बोलो भाई, एनीवन। एक्सरसाइज 4 पहले तो बतला दीजिए फटाफट से। 17, है ना, 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 में बोला क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, है ना, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1, है ना, ये है। यहाँ मॉड एक्स 1 से बड़ा हुआ दिया हुआ है बच्चों, मॉड एक्स 1 से बड़ा हुआ दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है ना। डी वाई बी डी क्या बोल रहे हैं, हाफ, है ना, हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वर्स एफ एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एफ एक्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, देखना। मैं क्या कह रहा हूं ना, इसमें tan इनवर्स एक्स को पहले तो थीटा मान लो आप, तो cot इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स हैज टू बी पाई बाई 2, तो हमने इसको ऐसा मान लिया है ना। दूसरी बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन अब क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। तो अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 है, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बच्चों आएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये बनेगा। ये चीज 1 है बच्चों, है ना, और ये -1, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा साइन 2 थीटा, ये बचेगा साइन 2 थीटा, है ना। और साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा, देखना, अगर थीटा की वैल्यू की बात करें, क्योंकि देखो मॉड एक्स 1 से बड़ा है, मॉड एक्स 1 से बड़ा मतलब x हैज टू बी ग्रेटर देन 1 और x हैज टू बी लेस देन -1, यानी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच की नहीं है। तो बच्चों आप सोचना कि अगर tan इनवर्स x की बात करें, तो tan इनवर्स x वैसे तो -π/2 से π/2 में आता है, लेकिन जब -1 से 1 नहीं रखोगे तो -π/4 से π/4 की वैल्यू नहीं लेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, -π/2 से -π/4 यूनियन, यूनियन, है ना, यूनियन कितना आएगा, सॉरी 5 -π/4, यूनियन कितना आएगा, π/4 से π/2। समझ आई बात, ये है x के हिसाब से थीटा का रेंज, है ना। अब ये मेरे को दिख रहा है कि एफ एक्स आ गया साइन 2 थीटा, यहां पे पढ़ना, यहां हमारे को निकालना है साइन वर्स एफ एक्स। चलो बारी बारी चलते हैं ना, साइन वर्स एफ एक्स मतलब साइन वर्स साइन 2 थीटा निकालना है। बच्चों आप समझ गए बात यहाँ पे, कि हम डी अपॉन डी एक्स बाद में निकाल लेंगे ना, पहले तो आप समझो कि यहाँ पे साइन वर्स ऑफ क्या आएगा, एफ एक्स, एफ एक्स हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है, ये साइन 2 थीटा है। अब सुनना, थीटा अगर इस रेंज में है तो 2 थीटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है बेसिकली, मुझे लग रहा है 2 थीटा माइनस पाई से -π/2 और यूनियन π/2 से पाई, क्या हुआ भाई, जब आपने 2 थीटा लिखा ना तो ये 2 से सब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये -π से -π/2 और ये π/2 से पाई। तो अब सोचो साइन वर्स साइन टी का ग्राफ याद है, ऐसे बनता है। तो साइन वर्स साइन टी का ग्राफ अगर आप देखो ना, जैसे ये पॉइंट हो गया -π/2, ये हो गया π/2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका शायद पाई, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -π। तो देखो बच्चों, आप -π से -π/2 और π/2 से पाई, मतलब ये वाले में चल लो या फिर ये वाले में चल लो, ये वाले में क्या आता है पाई -2 थीटा, और ये वाले में क्या आता है -π -2 थीटा, मतलब इसकी वैल्यू होगी दो चीजें, या तो पाई -2 थीटा होगी या फिर -π -2 थीटा होगी। ये कब होगी, ये होगी सर जी जब थीटा की वैल्यू आएगी थीटा की वैल्यू आएगी π/4 से π/2 या फिर x ग्रेटर देन 1।
और ये कब आएगी थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई 4 से माइनस ऑफ पाई बाई 2 से माइनस ऑफ पाई बाई 4। चेक कर लो, आप खुद से ही चेक कर लो। ठीक है बच्चों, अब इधर वाली साइड को मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, हाफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ, है ना। अब सुनना, अब जब x को आप लेते हो, हमें निकालना क्या भाई, हाँ ठीक है गोली मारो। हम जब लेते हैं x को थीटा को इस रेंज में, तो थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, है ना। तो हमने बोला क्या कि x अगर 1 से बड़ा लेते हो तो साइन इनवर्स एफ एक्स क्या है, पाई माइनस 2 थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स x, मतलब ये बनेगा। और जब आप x को लेस देन -1 लोगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये वाला बनेगा, है ना, हाफ ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। यहां मेरे ख्याल से हर एक बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ये वाली पार्ट, है ना, आईटीएफ का यूज किया गया है। अब ये देखो, अब यहां पे हमारे पास बन रहा है dy बाई डी एक्स। वैसे अब यहां से दो पार्ट की जरूरत नहीं है, सुनना ध्यान से, आप ध्यान सुनना। इसका भी डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका भी डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका जीरो है। तो यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि इसका मतलब है हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी है और x लेस देन -1 के लिए भी है, तो ये 2 गया। और अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, y√3 दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा या y हो जाएगा, और इसका आएगा माइनस tan इनवर्स x, है ना, प्लस c, कितना आएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस c, देख लेना। तो अगर ये आ रहा है ना, और y ऑफ √3 क्या आ रहा है, पाई बाई 6, तो y ऑफ √3 कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3 प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 3 प्लस सी, और ये हो गया आपका पाई बाई 6। तो मुझे लग रहा है जो सी की वैल्यू आ रही है ना, वो पाई बाई 2 आ रही है। तो सी अगर पाई बाई 2 आ रहा है तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, मतलब cot इनवर्स x शायद, है ना, कितना आ रहा है cot इनवर्स x, है ना, cot इनवर्स x। सोचो एक बार, तो अब अगर कोई बोलता है कि y ऑफ माइनस √3 निकालना है, तो सोचिए आप एक बार क्या आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखो, 5 पाई बाई 6 मुझे भी लग रहा है। आंसर दिया हुआ क्या है, कहीं गड़बड़ तो आंसर नहीं है ना। आंसर बी दिया हुआ है। पता नहीं यार, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लो आप लोग भी, मुझे तो लग रहा है ठीक ही है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है यार, क्या है, देखो तो कोई एरर लग रहा है क्या, कैलकुलेशन तो ठीक ही किया ना इसमें, मुझे लग रहा है फिर आंसर में एरर होगा, या तो ए ही आएगा आंसर, है ना। और कोई तो बतला दो, लग तो ठीक ही रहे, बाकी आप लोग देख लेना एक बार। एक्सरसाइज 5 में, चलो एक्सरसाइज 5 और 6 जो है वो मैं थोड़ा अगली क्लास में देख लेता हूँ, क्योंकि समय हो गया काफी, है ना। तो किसी को कुछ एरर दिखा क्या इसमें, ठीक, एक्सरसाइज में जो बचा हुआ है ना 6 में, वो आप कर लीजिएगा कंप्लीट, है ना, 7 to 12। और एक्सरसाइज 1 एप्लीकेशन और टेंजेंट नॉर्मल का भी मैं शायद एक्सरसाइज आपको कर दूंगा, है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल एमओडी में एक्सरसाइज 6 में रिमेनिंग, है ना, एक्सरसाइज 1 टेंजेंट नॉर्मल, जो शीट होगी ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, उसमें सारे ही एक साथ होंगे, मतलब टेंजेंट नॉर्मल की अलग एक्सरसाइज होगी, मोनोटोनिसिटी की अलग होगी, मैक्सिमा मिनिमा की अलग होगी, है ना। तो आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक्सरसाइज 1 कर लीजिएगा, है ना, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, एक्सरसाइज 5 और 6। एक्सरसाइज 4 आई होप हो गया है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ एरर होगा या तो सवाल में, बाकी देख लीजिएगा। बाकी एक बार और चेक कर लूं क्या, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, कोई एरर तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, इसको थीटा माना तो वो अपने आप पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1,
साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन वर्स साइन 2 थीटा हमने निकाल लिया फिर एफ एक्स के हिसाब से, और थीटा है आपका पाई बाई 4 से पाई बाई 2, मतलब 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई, दैट इज पाई माइनस 2 थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये भी सेम ही डेरिवेटिव देगा, तो यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो यही आ रहा है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन तो कॉट इनवर्स एक्स, इसको अगर डायरेक्टली कॉट इनवर्स एक्स लिखे तो उससे, खैर मैथ्स में सब होता तो नहीं है, कॉट इनवर्स एक्स लिखे वाई ऑफ रूट 3, तो कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। अगर हम इसको इंस्टेड ऑफ दिस, अगर उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिखे तो वाई ऑफ रूट 3 क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3 कितना होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये दिया हुआ है आपका पाई बाई 6, और कॉट इनवर्स 1 में रूट 3 भी शायद पाई बाई 6 ही होता है, तो सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो ठीक है, उससे भी कॉट इनवर्स एक्स ही आ रहा है ना, तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन पाई बाई 2। हाँ तो कुछ एरर होगा, है ना, देख लेना फिर, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन तो सब सही है, तो आंसर का एरर होगा फिर। ठीक है भाई, चलो गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।